राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम हॉस्टल वार्डन सीरीज के अंतर्गत बायो के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कथन और कारण के फॉर्म में दिया हुआ है। तो कथन क्या बोल रहा है कि रंध्र दिन में खुले रहते हैं, और कारण क्या बोल रहा है, रंध्र वायु के विनिमय में सहायता करते हैं। द स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द डे और स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ एयर। तो स्टोमेटा होता क्या है, जो हमारी पत्ती होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। प्लस इसी से ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी इसी से ही मतलब हैंडल होते हुए देखते हैं। तो स्टोमेटा का मतलब बेसिकली यही काम है। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ में पतझड़ के टाइम में पत्तियां गिर जाती हैं। अब ये पतझड़ के टाइम पत्तियां क्यों गिरती है, उसका कारण क्या है, जब गर्मी का मौसम आने वाला रहता है ना, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। अब पानी नीचे हो जाएगा, ज़्यादा नीचे हो जाएगा, या फिर जैसा भी है पानी की ओवरऑल कमी होने वाली है। तो पेड़ों को समझ आ जाता है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं ना, डीएनए, उनके भी डीएनए में सारा चीज़ एनकोडेड है कि गर्मी का मौसम आएगा तो पानी की कमी होती है। तो पानी जब पानी कम है तो हमारे पास पत्तियां अगर बड़े बड़े छिद्र वाली हैं तो वहां पर से वाष्पीकरण ज़्यादा जल्दी स्पीड से हो जाएगा। और अगर ज़्यादा स्पीड से हो गया वाष्पीकरण तो फिर पानी की जो आपूर्ति है, आपूर्ति तो नहीं हो पा रही है, कमी पड़ जाएगी। तो क्या करेंगे, पत्तियां इसलिए पेड़ क्या करते हैं, गर्मियों में अपने पत्ते झड़ा देते हैं। तो गर्मी में पत्ते झड़ जाते हैं, उसके नए पत्ते आते हैं। तो जो नए पत्ते आते हैं ना, वो कंपेरेटिवली उनमें स्टोमेटा देखते हैं। ये पुराना पेड़, मतलब पेड़ का पुराना पत्ती में स्टोमेटा का आकार और नई पत्ती में स्टोमेटा के आकार में अंतर रहता है। जो नई पत्ती वाली रहेगी उसमें स्टोमेटा छोटा रहेगा। ठीक है। तो दिन में खुले रहते हैं, बात तो ठीक है। रंध्र वायु के विनिमय में सहायता करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन दिन में खुले रहते हैं इसलिए वायु विनिमय करता है, ये अगर कारण देखा जाए तो फिर इस कथन का कारण तो नहीं, स्टेटमेंट सही है लेकिन कथन का एक्सप्लेनेशन नहीं है कारण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही तो है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो एथेन का यूज कर, जो हमारे पास एथिलीन होता है ना, एथिलीन का यूज करते हैं हम लोग जो हमारे पास फल रहते हैं ना उसको पकाने में। अब इसमें दो टाइप से पकाते हैं, एक तो हम लोग पेड़ में डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप लोग केला लेने जाएंगे और केला में देखेंगे कि मतलब पका हुआ दिख तो रहा है, कलर तो दिख रहा है पका हुआ, येलो येलो दिख रहा है, लेकिन खा के देखते हैं कच्चा रहता है। तो एक्चुअल में वहाँ पर क्या किया गया, उसको आर्टिफिशियली पकाने का कोशिश किया गया है। हालांकि ये खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता, लेकिन फिर भी जो हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, हमारे पास एथिलीन का यूज़ करते हैं हम लोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द स्पर्म फर्टिलाइज द एग। तो एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या और दिया हुआ है, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, और क्या है, गर्भाशय का निचला भाग, ऊपरी भाग। तो हमारा जो डिंब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब जो है, यहीं पर हमारे निषेचन की प्रक्रिया या फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एलिमेंट है, यह एलिमेंट दिया हुआ है और शरीर, मानव शरीर में उसके कार्य के बारे में बोला है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, आयोडीन दिया है, आयरन दिया है और कैल्शियम दिया है। आयोडीन, आयरन और कैल्शियम। इधर साइड क्या दिया है, पेशी संकुचन, थायरॉक्सिन का निर्माण और रुधिर हीमोग्लोबिन का निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आयरन, देखिए एक होता है हमारे पास एक समस्या होती है आयोडीन की कमी के कारण, जिसको बोलते हैं हम लोग थायराइड का, क्या बोलते हैं, समस्या हो, हार्मोन जो रहता है ना उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो थायराइड हो गया है या थायराइड बढ़ गया है, ऐसा बोलते हैं। तो किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। तो आयोडीन और थायरॉक्सिन का संबंध हो गया। आयरन की कमी से क्या होता है, बहुत अलग अलग तरह के रोग होते हैं। ठीक है, तो आयरन जो है, आयरन देखिए, जो आयरन रहता है ना वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हीमोग्लोबिन
मतलब जो हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में सहायता करता है। और कैल्शियम का मेन काम क्या है, पेशीय संकुचन, मसल कॉन्ट्रैक्शन को लेके है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहले में 2 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 3 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब अगर इम्यूनिटी क्या होती है, अगर हमारे पास हमारे बॉडी में किसी टाइप से वायरस के कांटेक्ट में आए, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आए, फंगस के कांटेक्ट में आए, तो हमारे बॉडी में उनका इन्फेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बना रहता है। इससे बचाव के लिए काम कौन करता है, हमारा एंटीबायोटिक्स काम करता है, जिसमें मेन रोल रहता है WBC का। तो WBC की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, हमारे इम्यूनो डेफिशिएंसी, हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना उसमें कमी हो जाती है। तो इसमें हमारे पास अलग अलग यहाँ पर दिया, कैल्शियम दिया है, जिंक दिया है, लेड दिया है और कॉपर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक की कमी, जो जिंक है हमारा, अगर हम लोग कम मात्रा में ले रहे हैं तो हम लोग को इम्यूनो डेफिशिएंसी का केस हम लोग को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तब पौधा क्या होगा? मतलब जो हम लोग एक्सेसिवली, अगर हम लोग फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर का ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। वृद्धि में अवरुद्ध होगा, रूपांतरण विकसित करेगा, जीव द्रव्य संकुचन के कारण मर जाएगा, अप्रभावित रहेगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा जीव द्रव्य संकुचन के कारण मर जाएगा। प्रोटोप्लाज्मा विल डाई ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाई दे रहे हैं, हर एक जो क्या बोलते हैं हमारे पास पौधा होता है ना, उसका एक लिमिट रहता है, उस लिमिट से एक्सेस में देते हैं ना तो फिर वो पौधा ही मर जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, इंजेक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन। तो इन चारों में क्या है, जो सिंथेसिस है इसमें क्या होता है, एनर्जी का जनरेशन होता है। पेड़ पौधों में इसी से खाना बनता है और खाना का डिस्ट्रीब्यूशन फिर होता है। खाने के डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, 2 टाइप के हमारे पास पाए जाते हैं। तो जो 2 सिस्टम पाए जाते हैं, तो जाइलम क्या होता है, जो हमारे जमीन में, हमारे पास जमीन में क्या रहते हैं, पूरे जड़ फैले हुए हैं, इन जड़ों में अलग अलग हमारे पास मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनका वहाँ पर सिस्टम बना होता है। इन सिस्टम से जितने भी खनिज लवण हैं, ठीक है, जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इन सबको एब्जॉर्ब करके पेड़ के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है एक सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या काम करता है, और पेड़ के हमारे पास पत्तियों में खाना बना हुआ है, उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है दूसरा आइटम। ठीक है, तो पहला सिस्टम जो जो हमारा खनिज लवण है उसको और हमारे वाटर को ऊपर तक लेके जाएगा, उसको बोलते हैं जाइलम। और जो पेड़ पौधों में खाना बना रहेगा उसको पेड़ के बाकी जगह तक सप्लाई करेगा, वो है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ये 2 सिस्टम हमारे पास पाया जाता है। और जो एनर्जी जनरेशन है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारा फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन नहीं है? ठीक है, कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन और जिब्रेलिन। तो इसमें इंसुलिन जो है ये क्या है, हमारा एक जीव हार्मोन है। ठीक है, जैव हार्मोन है हमारे, मतलब ये फ्लोरा, देखो एक होता है फ्लोरा स्पीशीज होती है और एक होती है फौना। ठीक है, इसमें जीव जंतु आते हैं और इसमें वनस्पति आते हैं। तो हमारे जीव जंतुओं में पाया जाता है इंसुलिन। और जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ की मतलब शिकायत रहती है तो उनको क्या होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उनका डायबिटीज़ तो क्या लगता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक और कथन और कारण वाला है। तो कथन क्या दिया हुआ है, स्वपोषित पादपों में कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्णहरित वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल्स। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैव
क्लोरोफिल पिगमेंट्स टू मीट देयर कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अगला स्टेटमेंट क्या दिया रहा है, कारण क्या दिया रहा है इसका, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य प्रकाश और ऑक्सीजन का प्रयोग कर जल का खाद्य में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट तो पूरी तरह से सही लग रहा है। ठीक, ये सही लग रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्णरिम, जो हमारे पास क्लोरोफिल है वो किसकी कमी को पूरा कर रहा है, कार्बन और ऊर्जा की। ठीक है, कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो क्लोरोफिल इस काम से तो वहाँ पर नहीं रहते हैं, तो हमारे पास जो हमारा कथन है वो तो गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कथन गलत है, कारण सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कृत्रिम प्रकाश है, आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट के बारे में पूछ रहे हैं। पर्णहरिम नष्ट कर सकता है, कैन डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल। पर्णहरिम का संश्लेषण कर सकता है, कैन सिंथेसाइज क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, कैन बी द कॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता, कैन नॉट बी द कॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, जहाँ पर जैसे जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पर प्रकाश तो अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत टाइम तक वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता है, तो वहाँ पर कृषि करने के लिए आर्टिफिशियल लाइट का उपयोग किया जाता है। प्रॉपर पोलर रीजन्स में हम लोग बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे कृषि किया नहीं जाता। लेकिन जो हमारे पास जैसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, जो मतलब पोल के पास वाले रीजन्स है ना, वहाँ पर जो खेती करते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल लाइट का। खेती करने के लिए कर रहे हैं, तो खेती करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास खाना बनेगा, और खाना बनाने के लिए हम लोग क्या का यूज़ करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कैन बी द कॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस या किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। किसकी कमी से हड्डियों की कमजोरी हम लोग को महसूस होती है। तो ऑप्शन क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन। तो कैल्शियम और फास्फोरस इसी से मिलकर हमारी हड्डियों का पूरा निर्माण हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है कि दोनों ही ऑप्शन में लेना है ऐसे करके, तो दोनों में से किसी एक को लेना है, तो या तो वहाँ पर कैल्शियम दिया होगा या फिर फास्फोरस दिया होगा, दोनों को एक साथ वैसे में नहीं देगा अगर ऑप्शन उस हिसाब से रेडी नहीं किया गया है तो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक संरचना वाली नीली हरी शैवाल है। साइनोबैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गी विथ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। और सेकंड कारण क्या बता रहा है, ये हरित लवक की उपस्थिति के कारण हरी दिखाई देती है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही सही, दोनों ही कथन जो है सही है। और जो कारण जो है, ठीक है, कारण जो है ये व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, संरचना वाली इसके इसके कलर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नील हरी शैवाल है, उसके टाइप के बारे में बता रहे हैं, और उसका कारण क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कथन और कारण वाला है। तो कथन क्या बोल रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक संरचना वाली नील हरी शैवाल है। स्टेटमेंट तो ठीक है, अब यहाँ प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं, तो जो कोशिकाएं होती है ना वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग ऐसी कोशिका जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, डेवलपमेंटल स्टेज में है, वो प्रोकैरियोटिक है। और जो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कारण क्या बता रहे हैं इसका, ये हरित लवक की उपस्थिति के कारण हरी दिखाई देती है। ये ग्रीन कलर के मतलब ग्रीन कलर के बारे में बोल रहे हैं कि वो ग्रीन कलर क्यों दिखाई देती है, उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और ये बात भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये प्रोकैरियोटिक संरचना वाली कोशिका है ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये उसका कारण तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ग्रीनिश कलर का कारण बता रहा है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका कारण नहीं बता रहे हैं। तो हमारे पास कारण जो है व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और ए जो आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। जो जंतु कोशिका होती है, देख पादप कोशिका होती है, जो वनस्पतियों में पाई जाएगी वो पादप कोशिका है, जो जंतुओं में पाई जाएगी वो जंतु कोशिका है। तो हमारे जंतु कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति जो कि सेलुलोज से बनी हो,
उसका अभाव होता है। केंद्रक उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। तो हमारे पास ये दोनों तो सही, मतलब ये दोनों तो पाया जाता है हमारे में, लेकिन जो हमारे पास कोशिका भित्ति है, साइटोसिस साइटोलिसिस जो है हमारे पास, ये नहीं पाया जाता। सेलुलोज का बना हुआ कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलियो, ठीक है, फॉस्फोलियो फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? तो क्या क्या ऑप्शन दिए? फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, लाइपोप्रोटीन। तो हमारा आंसर क्या है इसका? फॉस्फोलिपोप्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन में किस अवस्था में केंद्रक, जो हमारा जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड हो जाता है? तो प्रोफेज, ठीक है, प्रोटोफेज या प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। देखिए इसका हम लोग, इसका ऐसे ध्यान रखे रहना, इसका सीक्वेंस भी पूछ सकता है। आईपी मैट ध्यान रखे रहना। इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेज में हमारा कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन कौन सा बोल रहा है? अर्धसूत्री। एक होता है असूत्री, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। एक होता है असूत्री। असूत्री क्या होता है? जब हम लोग को रेगुलरिटी नहीं है, जैसे 5n इतने हमारे पास कोशिका है, ये टूटने के बाद 2 और 5 में भी, 2 और 3 में भी टूट सकता है, या फिर ये कैसे टूट सकता है, 1 और 4 में भी टूट सकते हैं। कोई सीक्वेंस, कोई फिक्स नहीं है, पैटर्न नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? असूत्री। जब अर्धसूत्री की बात करते हैं तो जैसे 4n है, तो यहाँ पर 2n और 2n आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाए। जब आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अर्धसूत्री। और अगर समसूत्री की बात करें तो एकदम बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? समसूत्री। जैसे अगर हमारे पास 10n है, तो जब डिवाइड होगा तो उसके बाद ए, मतलब दोनों ही पार्ट्स में 10n के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। तो 3 प्रकार का विभाजन होता है कोशिका विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेटाफेज होगा इसका आंसर, ठीक है, मेटाफेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उदक, हार्मोन्स और ऊष्मा परिसंचरण का कार्य करता है तथा जल समन्वय बनाता है? तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? संयोजोतक, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या नर्वस टिश्यू। तो इसका आंसर होगा ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू क्या करता है? हॉर्मोन्स का और जो हमारा ऊष्मा का परिसंचरण बनाए रखता है, जल का समन्वय बनाए रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर या फिर ब्लड टिश्यू। इस वीडियो में इतना ही। अगले क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।